Nisha, and I am a student of BTech Fashion Technology in fourth year. Today I am telling about method of costing and its use. So let's we start our topic. First of all, we study about cost and costing. Cost is the amount paid or expend either purchasing or producing an article or a product is known as cost. किसी भी कोई भी वस्तु को वस्तु का उत्पाद करने में, उसको बनाने में जो भी हमारा पैसा लगता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। और किसी भी चीज को या किसी भी व्यापार को उसको बनाने में जितने भी जो चीजें लगती हैं उन चीजों का जो भी पैसा होता है, जो भी उसकी राशि होती है, उस प्रक्रिया में जितना भी निवेश हम करते हैं, जितनी भी राशि हम देते हैं, पैसा देते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। ओके, तो कॉस्टिंग 8 तरह की होती है। सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग। देयर आर 8 मेथड ऑफ कॉस्टिंग। फर्स्ट मेथड इज यूनिट कॉस्टिंग, जिसे हम सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। दूसरी जॉब कॉस्टिंग, तीसरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फोर्थ प्रोसेस कॉस्टिंग, फिफ्थ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सिक्स्थ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, सेवंथ बैच कॉस्टिंग एंड एट्थ इज मल्टीपल कॉस्टिंग। तो आज हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारी सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, या कह सकते हैं हम इसको यूनिट कॉस्टिंग। जो यूनिट कॉस्टिंग होती है इसका यूज हम किसी भी वस्तु की, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की यूनिट निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। और इस सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में हम किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू में किसी पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट निकालते हैं। यूनिट कॉस्टिंग जो होती है वो मेनली उन जगहों पर की जाती है जहां पर एक ही प्रकार की जो चीज बन रही हो, बस डिफरेंस किस में हो, उसकी मतलब सेम वेराइटी बट इज इन डिफरेंट साइज। जैसे हम किसी भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं। वहां पर एक ही टाइप में चीजें बन रही हैं। टाइप मतलब कि जैसे वुमेन्स के कपड़े बन रहे हैं, लेकिन उनमें क्या होगा? साइज डिफरेंस हो गए। किसी का स्मॉल साइज होगा, किसी का लार्ज साइज होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, या फिर हम यूनिट कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज्ड वेयर आउटपुट कैन मेजर्ड एंड कन्वर्ट इनटू फिजिकल यूनिट। जहाँ पर जो आउटपुट है वो एक फिजिकल यूनिट के उससे मतलब यूज किया जाता है। जो इट फॉलोड वेयर ऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, जहाँ पर मतलब हर जो प्रोडक्शन की यूनिट होती है उसकी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, मतलब उसके बारे में बताना पड़ता है उसे हम, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है। इट फॉलोड इन इंडस्ट्री वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूस, जहाँ पर भी ये कहाँ यूज़ किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर भी इसकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती है। ठीक है। इसको हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? द कॉस्ट पर यूनिट इज फाउंड, जो भी हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट। ठीक है। और द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है। सुटेबल इंडस्ट्री कौन कौन सी है? लाइक ब्रिक वर्क में हम इसको यूज कर सकते हैं, फ्लोर मिल में, पेपर मिल में, सीमेंट में, और भी काफी जगह हैं। ठीक है। तो कॉस्ट शीट, तो अब हम बात करेंगे कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट क्या होती है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड डिटरमाइन एंड प्रेजेंट द कॉस्ट अंडर यूनिट कॉस्टिंग। इस कॉस्ट शीट के अंदर हम जो भी चीजें, हम हमारे प्रोडक्ट को बनाने में जो भी चीज़ें लगती हैं उनका क्या क्या खर्च होता है, क्या क्या किराया लगा, और जो भी चीज़ होती है जिन पे भी हमारी राशि लगती है, जिसमें हमारे पैसे लगते हैं, उन सब के बारे में इसके अंदर हम बताते हैं। इट इंक्लूड, इसके अंदर प्राइम कॉस्ट होती है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट लॉस, मतलब सब कुछ इस शीट के अंदर आता है। इट एक्सक्लूड इंटरेस्ट और कैपिटल लोन डिस्काउंट
इसके अंदर मतलब हर जो भी हमें डिस्काउंट मिलेगा, जो भी हमारी प्रॉफिट होगा, जो भी इसके जो भी कॉपीराइट में खर्च होगा, मतलब वो सब इस कॉस्ट शीट में आता है। और कॉस्ट शीट कुछ इस तरह की होती है, ये हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल एक्स हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जेड, इन सबको प्लस करने से जो आएगा वो हमारी प्राइम कॉस्ट होगी। फिर फैक्ट्री के ओवरहेड्स क्या होंगे, मतलब ये सब जो होता है इस सबको मिलाई के आती है टोटल कॉस्ट आती है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक्स, ये हमारा आ गया ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक्स के क्या क्या कैसे कैसे स्टॉक्स होते हैं। While prepare cost sheet we have consider opening and closing stock. There are 3 type of item. जब भी हम कोई भी मतलब cost sheet बनाते हैं तो सबसे पहले उसके opening और closing stocks के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या 3 टर्म्स होती हैं। सबसे पहली होती है cost of raw material, cost of working in process, cost of finishing goods। ठीक है। There are three types of item। ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, इन ऑर्डर टू गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग। इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या होता है, हम जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक्स होता है वो प्लस करते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी मिलाते हैं। लेकिन जब हम इसमें से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, जब हमें ये लगता है कि अब हमारा सीजन बंद होने वाला था तो हम उसकी वैल्यू जो है उस किसी भी पर्टिकुलर थिंग की वो हम घटा देते हैं। ठीक है। तो उससे हमारा कॉस्ट मटेरियल एज्यूम निकल जाता है। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस वैल्यूड प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। जो भी वर्क कॉस्ट होती है उसको वो क्या होती है, प्राइम कॉस्ट भी उसी को कहते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट भी उसी को कहते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि वर्क कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ओपनिंग स्टॉक को प्लस करके उनमें से माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है। ऑफ द वर्क इन प्रोसेस। स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड, इट इज adjustment immediately after ascertain the cost of production, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी हमारा जो माल है फिनिश गुड्स है वो हमारे बिक चुके हैं, वो कैसे निकालते हैं, जो हमारी जो हमने बनाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी हमारी कॉस्ट है उसकी वो, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड। ओपनिंग स्टॉक में हमारे जितने पैसे लगे वो प्लस कर दो और उनमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिशिंग गुड। बंद करते हुए जो स्टॉक है वो हम माइनस कर देंगे तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड स्टोल निकल जाएगी। जो सेकंड हमारे पास कॉस्टिंग का पॉइंट है वो हमारे पास जॉब कॉस्टिंग, जॉब कार्ड कॉस्टिंग कह लो, जॉब कॉस्टिंग कह लो, एक ही बात है। अब आप इसके नाम से ये समझ रहे होंगे कि ये जो हम कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं हम उसके बारे में बात करें, लेकिन जॉब कॉस्टिंग वो नहीं होती। जॉब कॉस्टिंग एक it is referred as a system of costing in which costs are ascertained in terms of specific job order which is not comparable with each other। तो आप देख रहे हैं इस लाइन में भी अच्छे से बता रखे है कि एक स्पेसिफिक जॉब और ए ऑर्डर विच इज नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर, मतलब यह एक स्पेसिफिक काम है। मतलब एक जैसे हम मान लेते हैं हम प्रिंटिंग की दुकान पे गए, अब हमने उसको जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर हमने जो दिया है उस काम को हम कहेंगे जॉब कॉस्टिंग। बिकॉज जो प्रिंटिंग की दुकान है वो हर किसी से अलग अलग ऑर्डर देता है ना। अब हमने उसको कुछ ऑर्डर दिया है, आपने उसको कुछ ऑर्डर दिया है, तो उसमें एक हर पर्टिकुलर बंदे के लिए अलग अलग जो काम करता है, मतलब उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के उससे कहते हैं हम जॉब कॉस्टिंग। ओके। इट इज द दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज जनरली अप्लाइड, ये देखो इसे जनरली अप्लाइड होता है प्रिंटिंग प्रोसेस में। अब हमको कुछ और छपवाना है, आपको कुछ और प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है, तीसरे बंदे को कुछ और बनवाना है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे जॉब कॉस्टिंग। ये ऑटोमोबाइल गैराज में होती है, रिपेयर शॉप्स में, शिपिंग बिल्डिंग में, हाउस बिल्डिंग में, मशीन कन्वेंसर में, किसी को कुछ व्हीकल चाहिए, किसी को कुछ रिपेयर करवाना है शूज़ की शॉप से, किसी को कैसी शिप बिल्डिंग चाहिए, किसी को दूसरे टाइप की चाहिए, मतलब जिनमें भी अलग अलग एक पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से जो भी आइटम बनाते हैं उसे हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। प्रोडक्शन इज ओनली ऑन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड देयर इज नो प्री डिमांड प्रोडक्शन। इसकी कोई भी मतलब एक अगर ये तभी बनाते हैं जब कोई ऑर्डर देता है, ये पहले से कुछ भी तैयार करके नहीं रखते, क्या पता किसी को क्या पसंद आए, क्या पता किसी को ना पसंद आए।
ठीक है। Each job is treated separately and a job cost sheet is prepared to find out the cost of job. एक जॉब शीट है वो प्रिपेयर की जाती है कॉस्ट ऑफ जॉब को निकालने के लिए। फीचर्स क्या होते हैं इसके? ईच जॉब इट्स फाउंड करेक्टरिस्टिक डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक ऑर्डर। जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है और जो डिपेंडिंग अपॉन जो भी चीज़ें हैं वो इस मतलब स्पेशल ऑर्डर पर ही मतलब स्पेशल मतलब कस्टमर पर डिपेंड करती है कि वो कैसे बनवा रहा है और कैसे नहीं बनवा रहा। ईच जॉब इज ट्रीटेड ऑन इट्स आउट कॉस्ट यूनिट, मतलब हर जॉब की में जो पैसा लगेगा, जो भी यूनिट लगेगी कॉस्ट की, वो उस के हिसाब से ही लगेगी कैसा उसने वो चीज़ तैयार करवाई है। ठीक है। ए सेपरेट जॉब कॉस्ट इज मेड आउट ऑफ फॉर ईच जॉब ऑन द बेसिक डिस्कनिश्ड नंबर। ठीक है। ए सेपरेट वर्क इन प्रोसेस लीजर्ट मेंटेन फॉर ईच जॉब। ड्यूरेशन ऑफ द जॉब नॉर्मली इज अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस डिपेंड अपॉन ईच जॉब। जो प्रॉफिट और लॉस है वो डिपेंड करेगा। द कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड रिकॉर्ड फॉर ईच जॉब अंडर सेपरेट प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर। जॉब कोस्ट शीट इज मेंटेन टू द दैट पर्सन। जो हमारी जॉब कोस्ट शीट होती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि हम जो प्रोडक्शन के नंबर हैं वो लिख सकें, मतलब कैसे कैसे क्या क्या हमने चीज़ इसके अंदर ली है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है और किस मटेरियल के कितने पैसे लगे हैं। ऑन completion of job a complement report is sent to costing department। जब भी जो ये ऑर्डर है वो बन जाता है, वो पूरे अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो उसको हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जॉब कॉस्टिंग सॉरी, इट्स हेल्प टू डिस्कनिश प्रॉफिट जॉब और अनप्रॉफिट। हाँ, ये हमें बताता है जब हम ये शीट बना लेते हैं तो ये हमें बताता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव वर्क एंड स्पॉयलेज विद द डिपार्टमेंट और ए पर्सन। ये हमें यही बताता है कि किस डिपार्टमेंट में किस बंदे ने गलत काम किया, गलत की मतलब गंदा काम किया कि जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल है वो अच्छे से मतलब बिक नहीं पाया है। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर कैन ईजिली फिक्स। जो भी एक स्पेशल ऑर्डर होता है उस पर जो हमारे प्राइस हैं वो फिक्स रहते हैं। मतलब अगर आपने ये मटेरियल यूज़ करवाना है इस आइटम में तो इसके आपके मतलब ये चार्ज फिक्स है, मतलब इससे नीचे आप मतलब इससे नीचे चार्ज होगा ही नहीं। ठीक है। इट हैव टू कंट्रोल फ्यूचर कॉस्ट। ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें खर्चा उसको कंट्रोल में रखता है। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग। इट मेक द मेथड, जो ये जॉब कॉस्टिंग का मेथड होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव बना देता है इन सब चीज़, क्योंकि हर चीज़ के रिकॉर्ड रखेंगे, हर चीज़ के बारे में मतलब उसको संभाल के रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके अंदर। इसके लिए हमें काफ़ी बंदों की ज़रूरत भी पड़ती है। रिकॉर्ड कीपिंग फॉर डिफरेंट जॉब आर मैनी प्रूफ कंप्लीट, जो हमें जो रिकॉर्ड रखने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। ये जॉब कॉस्ट ऑर्डर शीट जो होती है वो कुछ इस तरह दिखती है, जहाँ कस्टमर का नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, डेट, प्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब ऑर्डर नंबर, कॉस्ट पर यूनिट होती है, जो हमारे रॉ मटेरियल यूज़ हुए हैं, डायरेक्ट लेबर्स, ओवरहेड, तो जो भी है ये जॉब कॉस्ट ऑर्डर शीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना, हम समझ रहे हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉस्टिंग होती है, दिस इज द मेथड इज यूज इन केस ऑफ बिग जॉब। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होते हैं वो बड़ी बड़ी जॉब्स में काम आता है, लेकिन जो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो जॉब कॉस्टिंग पर डिपेंड करता है। इसका प्रिंसिपल जॉब कॉस्टिंग पर डिपेंड करता है। इसमें फ़र्क क्या होता है, वो छोटी मतलब ये भी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए अलग से तैयार की जाती है और वो भी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए अलग से तैयार की जाती है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम जो ऑर्डर देते हैं वो बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं। एज लाइक जैसे कि हमने किसी को रोड बनाने का, सिविल इंजीनियर सिविल सर्विसेज में काफ़ी यूज़ होती है। जैसे कि किसी ने सरकार ने ब्रिज बनाने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ दी है ना कि मतलब ब्रिज बनाना है, और जैसे रोड बनाने का ऑर्डर दे दिया, ये बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। ठीक है। इट फॉर्म ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इन विच कॉस्ट आर एट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज बिल्डिंग्स,
कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल फैब्रिकेशन, शिप बिल्डिंग। ठीक है, वही कि मतलब एक बड़ी बड़ी सर्विसेज में इसको प्रोवाइड किया जाता है। इट ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग, इसको टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसके अंदर खर्चा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस अंडरटेकिंग इंजॉयड इन द कॉस्ट ऑफ, वही हो गया बिल्डिंग रोड्स को बनाने के लिए। फीचर्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के? ईच कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ ए कॉस्ट यूनिट, हर कॉन्ट्रैक्ट की खुद की एक कॉस्ट यूनिट होगी, मतलब इस पर इतना लगेगा ही पैसा। ठीक है, वर्क इज एक्सपेंडिचर एट कस्टमर साइड, कस्टमर की जहाँ पे वो बनवाना चाहेगा वहीं पे बनेगा। ठीक है, कस्टमर की साइड्स पे। मोस्ट ऑफ एक्सपेंसिव इंक्लूड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट इज डायरेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्सपेंस, जो महंगे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डायरेक्ट दिए जाते हैं। कॉस्ट कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो कॉस्ट कंट्रोल होते हैं वो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट आता है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू सर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एट ईच पर्पस और स्टेज मैन्युफैक्चरिंग। जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है इसमें मतलब जो भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है, किसी भी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब वो हर फिर से देखते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू सर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ईच प्रोसेस ऑफ स्टेजेस, जो प्रोडक्ट को बनाने की जो भी प्रोसेस होगी, जो भी स्टेज होगी, ठीक है, वो अपने आप में मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखती होगी। मतलब हर एक स्टेज का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट स्टेज का रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, जैसे कि अब हम कोई भी गारमेंट बना रहे हैं, उसको पहले हमने कटिंग की, ठीक है, फिर वो स्टिचिंग हो गई। मतलब जो कटिंग डिपार्टमेंट थी उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने कटिंग कर दी है। अब हम वो नेक्स्ट स्टेज पे गया स्टिचिंग पे, तो मतलब जो स्टिचिंग का रॉ मटेरियल क्या हुआ, वो कटिंग फैब्रिक, वो कटिंग गारमेंट जो होगा वो रॉ मटेरियल होगा ना उस स्टेज का। और लेकिन कटिंग डिपार्टमेंट में वो अपना फाइनल कर चुके हैं कटिंग करके, और वो नेक्स्ट आगे जाके वो दूसरी स्टेज का रॉ मटेरियल बन चुका है। अब स्टिचिंग होने के बाद अब स्टिचिंग डिपार्टमेंट गया, वो स्टिच हो चुका है, वहां से उन्होंने अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर दिया। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा जहाँ पे ट्रिमिंग वगैरह होगी, अब वो उसका क्या है, अब वो उसका रॉ मटेरियल हो गया। तो इस जो प्रोसेस, जो ये लाइन चलती रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब एक चीज जो है वो नेक्स्ट चीज का रॉ मटेरियल होगी, एक प्रोसेस का रॉ मटेरियल होगी। सेपरेट account are maintain each process with its expenditure inquired. At the end of each process, the cost per unit is determined by dividing the total cost of number of product at each state. अब इसमें बता रहे हैं जो भी एंड ऑफ द प्रोसेस, जो भी एंड होगा प्रोसेस का ऑफ द, जो उसकी भी कॉस्ट पर यूनिट होगी वो डिटरमाइन कैसे की जाएंगी, बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई है वो, ठीक है, unit divide the total cost of unit total cost by the number of the unit product at each stage। जो भी है जो टोटल कॉस्ट लगी है उसको डिवाइड में किसको करने हैं, यूनिट प्रोडक्ट एट ईच स्टेज में करेंगे, तो हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो निकल जाएगी। कॉस्टिंग इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है ये, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, मीनिंग्स वर्क में यूज होता है, पब्लिक इक्वालिटी अंडरटेकिंग में यूज होता है। मतलब जो हर एक प्रोसेस जांची परखी जाए, फिर उसको नेक्स्ट मतलब जो समझ नेक्स्ट प्रोसेस में जब वो जाए, तो मतलब हर स्टेज का जो बन रहा है वो स्टेज का फाइनल प्रोडक्ट हो, बट नेक्स्ट जाके वो उसका रॉ मटेरियल बन जाए, उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस, जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली चलेगा, चलता ही रहेगा। जैसे अब कटिंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर ट्रिमिंग होगी, फिर पैकिंग होगी, फिर शिपमेंट, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। प्रोडक्ट्स आर पास
थॉट टू और मोर डिस्टेंस प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो प्रोसेस है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस के में भी चल सकता है। प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइज एंड होमजीनियस। जो प्रोडक्ट होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा, मतलब जैसे कि पर्टिकुलर साइज, जैसे गारमेंट में पर्टिकुलर साइज होंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो बनेगा। द फिनिशिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वन प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल। वही जो फिनिशिंग प्रोडक्ट होगा वो दूसरी प्रोसेस का, वो नेक्स्ट प्रोसेस का रॉ मटेरियल होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आर कलेक्टेड फॉर ईच पर्पस एंड चार्ज। जो कॉस्ट के, जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो हर किसी की, मतलब हर प्रोसेस में काउंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। It is the method of costing applied to undertaking which provides service rather the production of commodity। ठीक है, मतलब जो ये मेथड है, इस कॉस्टिंग के मेथड में ये हम ये जो कॉस्टिंग का मेथड, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड आर नॉट एंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग टेम्बल प्रोडक्ट। इट इज़ यूज फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑपरेटिंग ए, मतलब ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, जैसे कि कौन सी सर्विस होती है, जैसे एरोप्लेन की सर्विस होगी, एयरवे की, रेलवे की सर्विस होगी, रोडवेज, होटल, नर्सिंग होम, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, जो भी है वो इस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर इंक्लूड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कैरी आउट डिफरेंस। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग में क्या होता है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मतलब जिस भी कॉस्टिंग की प्रोसेस में एक से ज़्यादा मेथड यूज किए जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग। अब इस कहाँ कहाँ ये यूज होता है, जैसे टीवी बनाने में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर बनाने में यूज होता है। ठीक है। मोटर कार्स बनाने में यूज होता है। तो इसके अंदर हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं। कभी इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग लग रही है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग से होकर भी गुजरता है, क्योंकि इसका हर एक प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोडक्ट का क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। ठीक है। ये यूनिट या फिर सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जिनकी जो पुर्जे बनाने में जो टाइम लगता है, वो किसी में बड़ा लगता है, किसी में छोटा लगता है। ठीक है। तो जिस भी प्रोसेस में एक से ज़्यादा कॉस्टिंग के तरीके यूज हो, उसे हम कहेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग किसे कहते हैं, दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इट्स बैचेस। जहाँ भी जो प्रोडक्शन होगा, जहाँ भी जो चीज़ बनेगी, वो बैचेस में बनेगी। ईच बैच कंसीडर एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट विच इज मेंटेन इन इट्स आइडेंटिटी। जो भी प्रोडक्ट बनेगा, वो उसकी आइडेंटिटी को मतलब उसकी जो भी आइडेंटिटी है उसको मेंशन करेगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट बना है वो उसको मेंशन करेगा। ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट पर यूनिट जो भी होगी, ठीक है, प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, को हम टोटल बैच को हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से क्या करेंगे, डिवाइड। पर यूनिट कॉस्ट को टोटल बैच ऑफ नंबर को यूनिट प्रोड्यूस से क्या करेंगे, डिवाइड किए जाएंगे, तब हमारी क्या बनेगी, प्रोडक्ट पर यूनिट। ठीक है। थॉट आउट वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ईच बैच कॉस्ट इज यूज डिटरमाइन यूनिट कॉस्ट। ठीक है। ईच जो भी हमारे बैच कॉस्ट है इज यूज डिटरमाइन द यूनिट कॉस्ट, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ कॉस्ट। मतलब ये जो मैंने भी फॉर्मूला बताया था उसे वही आएगा कि पर यूनिट कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैच को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। ठीक है। तो हमारी क्या निकल जाएगी, बैच कॉस्टिंग निकल जाएंगी। ओके। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है, कौन सा रह गया,
जॉब कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, हमारा बैच कॉस्टिंग हो गया, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा हो गया, ऑपरेट कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग भी हो गया, और हमारा एक बचा है वो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक सेम मैनर में, एक सेम तरीके में जो भी काम हो, प्रोसेस में काम हो, उसे हम जॉब कॉस्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रोसेस यूज की जा रही है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब एक टाइप की ही प्रोसेस यूज हो, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जैसे कि जिसमें बहुत सारी प्रोसेस यूज हो रही थी कॉस्टिंग की, उसे हम कह रहे थे मल्टीपल कॉस्टिंग। वैसे ही इसमें एक तरह की प्रोसेस यूज हो रही है, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। The parties of using in a common method of costing by number of firms in the same, में बहुत सारी जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं उसके अंदर एक ही तरह का जो मेथड यूज हो रहा है कोस्टिंग का, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कोस्टिंग। जो भी ठीक है, दिस दस इट इज नॉट अ सेपरेट मेथड ऑफ कोस्टिंग। इसके अंदर कोई सेपरेट मेथड नहीं, कोई अलग मेथड नहीं है कोस्टिंग करने का, बट इट सिंपली रेफर टू ए कॉमन सिस्टम। ये सिर्फ एक कॉमन सिस्टम को यूज करता है, यूजिंग एफ्रिकेट concept, principle and standard accounting process. This is help in making इंटीरियर फर्म्स, कंपनीज एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस में इसका हम यूज़ करते हैं। एंड थैंक यू, एंड माई टॉपिक इज ओवर।